एक नीति जो दिल्ली के शराब के कारोबार को आधुनिक बनाने का दावा करती है, जो दावा करती है दिल्ली के राजस्व को बढ़ाने का, वह नीति लागू होने के कुछ समय बाद ही घोटाले में बदल जाती है। और इस घोटाले के चलते या इस नीति के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है। सीबीआई, ईडी की रेड पड़ती है। पार्टी को भ्रष्ट कहा जाता है। चुनाव के पहले पार्टी की छवि खराब होती है और लगभग 1.5-2 साल ये केस चलने के बाद कोर्ट कहती है कि सबूतों की कमी के कारण इसको डिस्चार्ज किया जाता है। ये कहानी है दिल्ली शराब घोटाले की या एक्साइज पॉलिसी की। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक। नागरिक में आज हम बात करेंगे एक कहानी की। ये कहानी है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की या फिर शराब घोटाले की। यह कहानी सिर्फ एक पॉलिसी या घोटाले से रिलेटेड नहीं है। इसमें राजनीतिक ड्रामा छिपा हुआ है। एक चुनावी मंच में कैसे इसको यूज़ किया गया है और साथ ही साथ ईडी, सीबीआई की भूमिका और कार्यवहन पर भी यह घोटाला सवाल उठाता है। नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपकी सरकार एक एक्साइज पॉलिसी लाती है। इस पॉलिसी का उद्देश्य था शराब के कारोबार को प्राइवेटाइज करना, दिल्ली में शराब के कारोबार को आधुनिकीकरण करना और साथ ही साथ राजस्व को बढ़ाना। इस पॉलिसी के चलते थोक व्यापार में 12% तक का प्रॉफिट मार्जिन दिया गया और साथ ही साथ प्राइवेट कंपनियों को रिटेल का लाइसेंस दिया गया। यह पॉलिसी लागू करने के कुछ ही समय बाद आरोप लगने चालू हुए कि यह एक घोटाला है। आरोप लगे कि आपकी सरकार ने जानबूझकर साउथ लॉबी नाम के ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियों में बदलाव किए, पॉलिसी को तोड़ मरोड़ के उनके हित में प्रेजेंट किया। सीबीआई और ईडी का कहना है कि इसके लिए आप सरकार ने साउथ ग्रुप लॉबी से लगभग 100 करोड़ की रिश्वत ली, जिसमें से 45 करोड़ रुपए इन्होंने आपकी फंडिंग के लिए लिए, गोवा चुनाव के लिए। मनीष सिसोदिया जो कि उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे, साथ ही साथ एक्साइज मिनिस्टर थे, इनको मुख्य आरोपी माना गया और इस आरोप के चलते इनको गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही साथ कई रेड पड़ी सीबीआई की और ईडी की। जुलाई 2022 में चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने इस पॉलिसी में कुछ अनियमितताएं पाई और एक रिपोर्ट बनाई। ये रिपोर्ट एलजी विनय सक्सेना को दी गई। विनय सक्सेना ने भी इसमें कुछ इशूज़ पाए और सीबीआई जांच की मांग की। अगस्त 2022 में सीबीआई ने केस दर्ज किया और पूछताछ हुई, रेड पड़ी। साथ ही साथ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर दिया गया। सितंबर 2022 में अब सरकार ने ये नीति वापस ले ली और ये सरकार का एक सबसे बड़ा खराब कदम था, मैं कहूँगा, क्योंकि उसके बाद सरकार पर और सवाल उठने चालू हो गए, क्योंकि अगर सही थे तो नीति वापस क्यों ली। इसके बाद फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया को, जो कि उप मुख्यमंत्री थे और एक्साइज मिनिस्टर भी थे, उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया। 8 घंटे की पूछताछ हुई और महीनों तक जेल चली। यह अरेस्ट गोवा चुनाव और पंजाब चुनाव के बस कुछ समय पहले ही हुआ था, जो कि पार्टी की छवि भी खराब कर रहा था। यहाँ पे पार्टी, आपका कहना था कि यह बीजेपी कर रही है पार्टी की छवि को खराब करने के लिए। मार्च 2024 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया। यह पहला ऐसा मामला था जहां पे किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया हो। आज तक भारत में अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि सत्ता में रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। यह मामला चला, लगभग 5 महीनों की जेल दी गई। इसके बाद जून 2024 में जेल में रहते हुए सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को जेल की सज़ा दी, जबकि वो ईडी में ऑलरेडी जेल की सज़ा काट रहे थे। जुलाई और सितंबर के बीच में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वहां से उनको रिलीफ मिला, पहले अंतरिम बेल मिली, फिर फाइनल बेल मिली ईडी के केस से, पर सीबीआई के केस में इनका जेल में रहना जारी था। इसके बाद 2025 में दिल्ली में चुनाव थे, यही कैंपेन का समय था। इससे आपकी छवि थोड़ी सी खराब हुई और साथ साथ इसको भ्रष्ट पार्टी भी समझा जाने लगा। फरवरी 2026 में अभी 27 तारीख को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया। इसके साथ 21 अन्य लोग जिन पर ये केस था सीबीआई का, उनको भी राहत मिली है। कोर्ट का कहना है कि यह कोई षड्यंत्र नहीं है, ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी साबित नहीं होती है इससे। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो भी सबूत पेश किए गए हैं वो अपर्याप्त हैं किसी भी केस को बनाने के लिए। साथ में ही कोर्ट का मानना है कि ये जो जांच थी वो स्पेकुलेटिव थी, मतलब कल्पना और अनुमान पर आधारित थी, साथ ही साथ प्रिमेडिटिव और कोरियोग्राफ्ड थी।
मतलब कि ईडी और सीबीआई ने एक अपना नैरेटिव बनाया और उसी नैरेटिव को फॉलो करते हुए जांच की और सबूत इकट्ठे किए। साथ साथ कोर्ट ने जांच अधिकारी पर डिपार्टमेंटल क्वेरी का भी आदेश दिया है। खैर सीबीआई इस पर कह रही है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, उन्होंने ऑलरेडी इस पर अपील कर दी है हाई कोर्ट में। तो ये कहानी थी एक्साइज पॉलिसी या फिर शराब घोटाले की। पर मैंने कहा था कि इसमें एक राजनीतिक ड्रामा भी है, चुनावी माहौल के कारण भी कुछ चीज़ें हुई हैं, उसको मैं बताता हूँ आपको। आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। जैसे ही पंजाब में और गोवा में चुनाव करीब थे, उस समय पर एक विपक्षी दल के एक मजबूत दल के पार्टी के एक मुख्य नेता जो कि दिल्ली में डिप्टी सीएम थे, मनीष सिसोदिया, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर केस चलता है। आम आदमी पार्टी जहां खुद को ईमानदार आम आदमी से जुड़े हुए होने का वादा करती है, जितनी अपनी छवि जैसी रखती है, उससे एकदम उल्टे सबूत इनके खिलाफ आ रहे थे। तो इससे पार्टी की छवि भी धूमिल हुई। इसके साथ आप देखेंगे 2024 में मार्च में अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। यह सिर्फ एक महीने पहले की बात है लोकसभा चुनाव के। एक ऐसी पार्टी जो कि उभरती हुई नजर आ रही थी, उसके मुख्य नेता को, पार्टी के लीडर को, कि अगर करप्शन के केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऑब्वियसली उस पार्टी की छवि तो खराब होगी और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा आपको भुगतना भी पड़ा। लोकसभा चुनाव में ये केस चलता रहा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिली और इसी बेस पर दिल्ली का पूरा इलेक्शन लड़ा गया। आप समझिए एक ऐसी पार्टी जो लगातार 10 साल तक दिल्ली में थी, वो एक पूरी तरह से साफ हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया या फिर मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस घोटाले की बात कर रहा हूँ कि कैसे एक घोटाले से एक पूरी पार्टी का करियर खराब हो सकता है। इन आरोपों से एक पार्टी का करियर खराब हो सकता है। और ये जो घटनाक्रम थी, इन्होंने हिस्सा दिया, इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दिल्ली के विधानसभा चुनावों में। इस समय पार्टी के नेता पर तरह तरह के घोटालों के आरोप लग रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, पार्टी के मुख्य नेता सारे जेल में थे। ऐसे समय में बीजेपी के लिए अच्छा मौका था सत्ता पाने का। इसमें बीजेपी के लीडर्स इसको एक मदर ऑफ ऑल स्कैम भी कहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को एक बहुत ही साफ सुथरी पार्टी के रूप में प्रेजेंट करती है, उसके बाद भी इतने सारे स्कैम। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि नीति में तुरंत ही बदलाव किया गया और नीति को वापस लिया गया हो जैसे इन पर आरोप लगना चालू हुआ। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर अभी जस्ट जो भी फैसला कोर्ट में हुआ है, कोर्ट ने इन सबूतों को ट्रायल कोर्ट में भी जाने के लायक नहीं समझा। इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। इसके साथ ही इस मुद्दे का असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ा, जहां पर कांग्रेस और आपके बीच में थोड़ा खींचातानी हुई और जिसका असर इवेंचुअली बीजेपी को, जिसका फायदा हुआ। और राजनीतिक में आपकी जो स्थिति थी वो कमजोर हुई, जहां पे उनकी छवि एक उभरती हुई पार्टी के रूप में दिख रही थी। उनके हाथ से दिल्ली भी गई, लोकसभा चुनाव में भी उनकी कुछ खास सीट नहीं आई। अब कोर्ट के फैसले के बाद भी बीजेपी लगातार आपको ट्रोल करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के बड़े नेताओं जैसे सुधांशु त्रिवेदी, अमित मालविया और वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि ये टेक्निकल डिस्चार्ज है, मतलब कि अभी टेक्निकलिटी के कारण इन सबूतों को निचली कोर्ट ने ध्यान में नहीं दिया है, बट आगे जाके हाई कोर्ट में न्याय होगा। इसे बल्कि न्याय में एक गलती भी मानते हैं सुधांशु त्रिवेदी। साथ ही साथ मनोज तिवारी का कहना है कि केजरीवाल के आंसू को लैब में टेस्ट कराया जाए, अभी केस खत्म नहीं हुआ है। पर बात यह है कि जब सवाल ईडी और सीबीआई की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं, उनके कार्यवाहन के तरीके पर उठ रहे हैं, तो बीजेपी क्यों जवाब दे रही है? बीजेपी यह मुद्दा न्याय का है। यह मुद्दा अगर सच में स्कैम हुआ था या नहीं हुआ था, ये पता करने का है। ये राजनीतिक मंच अभी तो नहीं है। अभी के केस में बीजेपी का सीबीआई की तरफ से उनके काम करने के तरीके, जांच के तरीकों को निष्पक्ष बताना ये सही साबित नहीं होता। बीजेपी अभी भी आपको डिफेम कर रही है, केजरीवाल को कट्टर बेईमान नेता बोल रही है। इवन केजरीवाल के रोए जाने के इस वीडियो पे भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और बीजेपी के चाहने वाले लोग इसको फेक या ड्रामेबाज बता रहे हैं। खैर, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मुझे ना मैं आपका समर्थन कर रहा हूं ना मैं बीजेपी का, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे चुनाव के टाइम में, अलग अलग चुनाव के टाइम में एक मजबूत पार्टी के अगर नेताओं को गिरफ्तार किया जाए और बाद में उनको क्लीन चिट मिले, तो क्या ये ईडी और सीबीआई के कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाता?
क्या ईडी और सीबीआई सरकार के दबाव में काम कर रही है? क्या सच में कोई स्कैम हुआ था या फिर यह एक सिंपल पॉलिसी थी जिसको स्कैम का नाम दे दिया गया? एटलीस्ट हमें ये जानने का अधिकार है, हमें निष्पक्ष जांच चाहिए, हमें जानना है कि सच क्या था, पर हमें साथ में ये भी जानना है कि ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं था। पर मुख्य सवाल ये है कि इस केस को लगभग 1.5-2 साल चला, 1.5-2 साल तक में कई छापे मारे गए, कई कार्रवाइयाँ की गई, उसके बाद भी कोर्ट ने ये कहा कि ईडी सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं है, जो कि इनके कार्य करने के तरीके पर सवाल उठाता है, इनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, मैंने टाइमलाइन के थ्रू समझाया है कि इन सारी घटनाओं को बीजेपी को कैसे फ़ायदा हुआ। तो क्या ईडी और सीबीआई राजनीतिक दबाव में काम कर रही थी? और अगर ये निष्पक्ष इन्होंने जांच की है, अगर सच में ये एक घोटाला था, तो शायद जब सीबीआई ने अभी हाई कोर्ट में अपील दर्ज की है, तो मे बी वहाँ पे हमें सच जानने का मौका मिले। जय हिंद।